तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने यमुना नदी में हिंदुओं के छठ पूजा करने पर लगाई रोक, अंध भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भाजपा पर लगाया टीआरएस के विधायकों को खरीदने का आरोप। कहा भाजपा हमारे एक विधायकों को दे रही है 100 करोड़ रुपए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि देश में इसकी क्या है जरूरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद और सिंगार गौरी मंदिर मामले में आज फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। एएसआई दाखिल करेगी अपना जवाब, आज कोर्ट सुना सकता है ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी का सपोर्ट करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का करियर हुआ बर्बाद। अक्षय कुमार की चौथी फिल्म राम सेतु भी हुई सुपर फ्लॉप, अब तक नहीं कर पाई 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन, मेकर्स को हुआ 300 करोड़ रुपए का नुकसान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छठ पूजा को लेकर दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने यमुना नदी में छठ पूजा करने पर हिंदुओं की लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन इससे नाराज हो गए। दरअसल आपको बता दें कि यमुना नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों को भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है और सभी रास्तों पर सिविल डिफेंस के सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में रहने वाले लोग अब किसी भी कीमत पर यमुना नदी में पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। अगर दिल्ली में रहने वाले लोगों को पूजा पाठ करनी है तो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, वो कृत्रिम घाटों में ही पूजा कर पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर छठ पूजा समिति ने और हिंदूवादी संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में छठ पूजा के लिए इस बार 1140 घाट बनाए गए हैं, जिनमें से 1078 कृत्रिम घाट है जिनको यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से यमुना नदी में इस बार छठ पर्व को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि एनजीटी के आदेशों का पालन करके ही तैयार किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में हिंदुओं को छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में इसकी क्या है जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने के फैसले की एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, वोट पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू अविभाजित परिवार के तहत मुसलमानों और ईसाइयों को आयकर छूट के लाभ से बाहर क्यों रखा गया है, क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू गुजरात में करने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केसीआर ने भाजपा पर लगाया टीआरएस विधायकों को खरीदने का आरोप। बोले भाजपा विधायकों को 100 करोड़ रुपए में बिकने का ऑफर दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विरोधी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाया कि वो टीआरएस के विधायकों को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को भाजपा के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस के 20 से 30 विधायकों को खरीदने और उनके जरिए राज्य सरकार को गिराने की कोशिश की। सीएम केसीआर ने कथित तौर से दावा किया है कि दिल्ली के इशारों पर राज्य भाजपा के कुछ लोगों द्वारा उनकी पार्टी के विधायकों को 100 करोड़ रुपए की बिकने का ऑफर दिया गया। राव ने यह आरोप मुनुगौड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आयोजित एक चुनावी रैली में लगाया है। मुख्यमंत्री राव ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची, लेकिन उनके विधायकों ने भाजपा के ऑफर को लात मार दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर से हुई सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर आज सुनवाई का सिलसिला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी है। आज 31 अक्टूबर को एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद सिंगार गौरी मंदिर विवाद से जुड़े मामले में एएसआई की ओर से हलफनामा दाखिल न करने पर सांस्कृतिक मंत्रालय पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए
31 अक्टूबर तक का समय दिया था। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक से हलफनामा मांगा था, लेकिन निर्धारित समय पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हलफनामा दायर करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 10 दिन का समय दिया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट चाहता है कि आखिरकार पुरातत्व सर्वेक्षण बताए कि आखिरकार मस्जिद है या फिर मंदिर है, जो शिवलिंग निकला है वो वास्तव में ही शिवलिंग है या फिर फुब्बारा है। लेकिन इससे जो है पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो बचता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज इस पर अंतिम सुनवाई होगी और आज जो है पुरातत्व सर्वेक्षण कोर्ट में बताएगा कि जो कथित शिवलिंग हिंदूवादी संगठन बता रहे हैं वो वास्तव में शिवलिंग है या फिर फुब्बारा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी का सपोर्ट करने वाले अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु फिर से हुई फ्लॉप, मेकर्स को हुआ 300 करोड़ का नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी का सपोर्ट करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का फिल्मी करियर लगातार बर्बाद होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की राम सेतु टिकट खिड़की पर दर्शकों के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। खिलाड़ी कुमार की ये चौथी फिल्म है और ये चौथी फिल्म भी इस साल में फ्लॉप हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म ने अब तक 50 करोड़ रुपए का भी बिजनेस नहीं किया है, जबकि इस फिल्म का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अक्षय कुमार की फीस भी 150 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जबकि अन्य एक्टर भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी फीस होने के बाद और इतना जो है इतिहास से छेड़छाड़ करने के बाद भी राम सेतु फिल्म अक्षय कुमार की नहीं चल पाई है और ये भी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है। 50 करोड़ रुपये भी ये फिल्म अभी तक नहीं कमा पाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी का सपोर्ट करने के बाद अक्षय कुमार का लगातार फिल्मी करियर बर्बाद होता जा रहा है और अक्षय कुमार एक बार फिर से रोड पर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में ओवैसी के लड़ने से कांग्रेस को हो रहा है फायदा, भाजपा के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग राज्य में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गुजरात में करीब 2.5 दशक से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी को इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एएमएम पार्टी भी ताल ठोक रही है। असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को ही 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे थे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सर्वे किया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी को फायदा होगा? इसके जवाब में लोगों ने कांग्रेस को फायदा होने की बात कही है और ये बात साबित हुई है दोस्तों कि अगर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और बीजेपी को नुकसान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के मोरबी हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत, 180 लोग बचाए गए, कई अब भी लापता। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से लगभग 141 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम लगातार लोग को पानी में खोज रही है, लेकिन अभी बहुत कम संख्या में लोग मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि 180 लोग इस हादसे में अब तक बचाए जा चुके हैं, जबकि कई लापता हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 141 लोगों की मौत हो गई है। अभी एनडीआरएफ की टीम खोज कर रही है और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रैलियां कर रहे हैं तो वहीं गुजरात में ये बड़ा हादसा आज हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के 43 विधायक खरीदने की कोशिश में थी भाजपा, विधानसभा चुनाव से पहले आपने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर देश भर में एमएलए खरीदने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही सिसोदिया ने एक ऑडियो के आधार पर दावा किया कि भाजपा ने आपके 43 विधायकों को खरीदने की कोशिश की। उल्लेखनीय है कि ये मामला पहला नहीं है जब आप नेता और भाजपा पर विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी इसी प्रकार के आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई अन्य नेता लगा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या 2017 की तरह आपकी 2022 में आपकी चुनाव लड़ेंगे? अगर सिपाही गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें और अकेले हम मना करते हैं। समाजवादी पार्टी करना चाहती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को कहा है। ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं? कोई गठबंधन हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि
उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फ़ायदा